Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing कानून शहादत ऑर्डर चैप्टर 3 जो कि रेलिवेंसी से रिलेटेड है। कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है, ये आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 69 चैप्टर है। इसमें आज हम लास्ट पार्ट इस चैप्टर 3 का करेंगे जो कि कैरेक्टर से रेलेवेंट है कि कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है। इसमें 4 ही आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 66 टू आर्टिकल 69, जिसमें से भी आर्टिकल 66 और आर्टिकल 69 ये सिविल केसेस से रिलेटेड है। इसमें यह बताया गया है कि सिविल केसेस में कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है, और जो आर्टिकल 67 और आर्टिकल 68 है उनमें यह बताया गया है कि क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर कब रेलेवेंट हो सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट के कैरेक्टर होता क्या है। QSO में कानून शहादत ऑर्डर में इसको कैरेक्टर को डिफ़ाइन नहीं किया गया, सिर्फ एक आर्टिकल 69 है, उसके एंड पे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि कैरेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। सो इस एक्सप्लेनेशन को अगर हम पहले देखें तो इन आर्टिकल 66, 67, 68 एंड 69 द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। अब यहाँ पे दो बातें इसने कर दी हैं कि ये जो पार्ट है कैरेक्टर का आर्टिकल 66 से आर्टिकल 69 तक, इसमें जो हम कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कहा गया है कि कैरेक्टर में दो चीज़ों को हमने इंक्लूड करना है। नंबर 1 रेपुटेशन और नंबर टू डिस्पोजिशन। अब ये रेपुटेशन क्या होती है? रेपुटेशन ये होती है कि जो आम पब्लिक है, मासेज हैं, उनकी किसी पर्सन के बारे में क्या जनरल परसेप्शन है, वो उसके बारे में कैसा सोचते हैं कि वो अच्छा बंदा है, बुरा बंदा है। सो ये जो जनरल परसेप्शन होता है लोगों का किसी पर्सन के बारे में, उसको रेपुटेशन गिनेंगे। सेकेंडली डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन ये होता है कि इसमें वो पर्सन, उसकी फितरत कैसी है, वो इंटरनली कैसा है, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी जब हम कैरेक्टर की बात करेंगे इस पोर्शन से रिलेटेड। सो हम उसमें रेपुटेशन, कैरेक्टर के लिए रेपुटेशन और डिस्पोजिशन के वो इंटरनली उसकी नेचुरल, उसकी फितरत कैसी है, ये दोनों बातें इसमें इंक्लूड करेंगे। बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 68 evidence may be given only of general reputation and general disposition and not of a particular act by which reputation or disposition were shown। सेकंड बात इन्होंने ये कर दी है कि जो हम ये रेपुटेशन और डिस्पोजिशन को इंक्लूड कर रहे हैं कैरेक्टर के लिए, अब ये किसी एक पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड हमने इसको नहीं देखना। फॉर इंस्टेंस कि एक पर्सन ने आज से 1 महीना पहले कोई एक अच्छा काम किया तो हम कहें कि इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। नहीं, जनरली वो कैसा है, जनरली हमने उसकी रेप्यूट को देखना है, जनरली हमने उसकी डिस्पोजिशन को देखना है। किसी पर्टिकुलर एक्ट से को ले करके हमने उसके कैरेक्टर को, उसकी रेपुटेशन को, उसकी डिस्पोजिशन को असेस नहीं करना। सो एक्सप्लेनेशन ये जो दी गई थी इसको मैं पहले रख रहा हूँ कि कैरेक्टर में रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों। नाउ आर्टिकल 66 और आर्टिकल 69 ये दोनों सिविल केसेस में कैरेक्टर से रिलेटेड हैं कि वो रेलेवेंट है या नहीं है। द हेडिंग इज़ इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। हेडिंग से हमें एक बात क्लियर हो गई है, ये जनरल रूल हमें बता रहा है कि सिविल केसेस में किसी पर्सन का कैरेक्टर जो होता है वो किसी कंडक्ट से जो उसको मंसूब किया गया, यानी वो कोई एक्ट जो उसने किया है, जो कोई उसने एक्शन किया है, जो उसको मंसूब किया गया है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने ये काम किया है, उसके रिलेटेड अगर आप उस पर्सन का कैरेक्टर को प्रूव करना शुरू करें तो वो इनएडमिसिबल होगा, वो इररेलेवेंट होगा, उससे रिलेटेड आप एविडेंस नहीं दे सकते। The article states in civil cases the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant। So ये जनरल रूल आ गया कि किसी पर्सन का कैरेक्टर irrelevant है, प्रूव करने के लिए, उसको प्रोबेबल करने के लिए या इम्प्रॉबेबल करने के लिए कि इसने ये कंडक्ट किया है जो कि उसको कहा गया है,
इसको प्रूव करने के लिए आप उसके करेक्टर से रिलेटेड एविडेंस सिविल केसेस में नहीं दे सकते। फॉर इंस्टेंस अगर एक पर्सन ने ए ने बी पे एक सूट फाइल किया है कि इसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया गया है कि इसने मेरे ये कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर इसने फ्रॉड किया, अब इसको ये पूरा नहीं कर रहा, यहाँ तक तो ठीक है सिविल केस में। लेकिन उसके इस कंडक्ट को प्रूव करने के लिए कि जी इसने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, वो ये एविडेंस नहीं दे सकता कि इससे पहले उसने सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, डी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनमें भी इसका यही काम था, इसने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, फिर वो अदालतों में गए। इसका तो करैक्टर ही इस तरह है कि ये लोगों के साथ फ्रॉड करता है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो सिविल केसेस में किसी भी किस्म के कंडक्ट को प्रूव करने के लिए करैक्टर से रिलेटेड एविडेंस आप नहीं दे सकते, ये इररेलेवेंट होगी। ये जनरल रूल है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66। लेकिन यहाँ पे इसकी पहली एक्सेप्शन साथ दे दी गई, एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट। लेकिन इसकी एक्सेप्शन आर्टिकल 66 में साथ ही ये दे दी गई है कि अगर कैरेक्टर ही जो है वो इन क्वेश्चन हो, फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट जो है वो किसी पर्सन का कैरेक्टर ही हो, तो उससे रिलेटेड आप फिर एविडेंस दे सकेंगे, वो रेलेवेंट होगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक पर्सन ने किसी पर्सन के बारे में ए ने बी पे एक सूट फाइल किया है लाइबल का कि इसने मेरे बारे में ये प्रिंट किया है कि मैं शराब पीता हूँ, ए ने ये सूट फाइल कर दिया बी पे कि इसने प्रिंट किया था। अब यहाँ पे बी एविडेंस देता है कि जी यस ये इससे पहले ये ड्रिंक करता था। सो यहाँ पे ए का जो फैक्ट एंड इशू होगा वो इस सूट में होगा, वो उसका करैक्टर आ जाएगा। क्या इससे पहले वो कर सके, उसने इससे पहले भी वो ड्रिंक करता था, क्या वो हैबिचुअल है। सो इस सिचुएशन में जब कैरेक्टर ही इन फैक्ट इन इशू होगा या रेलेवेंट फैक्ट होगा, इन क्वेश्चन होगा, तो फिर पार्टीज़ यहाँ पे कैरेक्टर से रिलेटेड एविडेंस दे सकेंगी। जनरल रूल क्लियर कट है कि सिविल केसेस में कंडक्ट को प्रोबेबल या इम्प्रॉबेबल करने के लिए कैरेक्टर की एविडेंस आप नहीं दे सकते। बट अगर क्वेश्चन में ही या फैक्ट इन इशू ही या रेलेवेंट फैक्ट हो किसी पर्सन का कैरेक्टर, तो फिर एविडेंस दी जा सकती है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 69। ये आर्टिकल 69 जो आर्टिकल 66 में हमें जनरल रूल बताया गया कि सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता, इररेलेवेंट होता है, ये उसकी दूसरी एक्सेप्शन है। कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, के डैमेजेस अगर क्लेम किए गए हों तो उनको असेस करने के लिए भी एविडेंस दी जा सकती है कैरेक्टर से रिलेटेड। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही ought टू रिसीव इज़ रेलेवेंट। यहाँ पे इस आर्टिकल में आर्टिकल 69 में ये कहा गया कि जब कोर्ट ने डैमेजेस अवॉर्ड करने हो तो वहाँ पे डैमेजेस को असेस करने के लिए रेलेवेंट कोर्ट कैरेक्टर से रिलेटेड एविडेंस ले सकती है, वो रेलेवेंट होगी। फॉर इंस्टेंस अगर किसी डेफेमेशन का सूट फाइल किया गया तो यहाँ पे अगर डिफेंडेंट एविडेंस देता है कि प्लेंटिफ का कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसके बैड कैरेक्टर से रिलेटेड अगर वो एविडेंस देता है तो वो एडमिसिबल होगी, वो रेलेवेंट होगी, क्योंकि उसकी वजह से कोर्ट असेस कर सकेगी कि कितने डैमेजेस अवॉर्ड करने हैं। एज ए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस इसको कंसिडर किया जाता है सिर्फ डैमेजेस को असेस करने के लिए। डेफेमेशन के केस में जहाँ पे भी जिस किस्म का भी सूट फाइल किया गया और कोर्ट ने डैमेजेस अवॉर्ड करने हो, वहाँ पे कैरेक्टर सिविल केसेस में रेलेवेंट होता है, उससे रिलेटेड एविडेंस दी जा सकती है। नाउ आर्टिकल 67, ये दो थे सिविल केसेस के। अगर इसको हम सम अप करें तो सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन अगर फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट या इन क्वेश्चन ही वो कैरेक्टर हो किसी पर्सन का, तो एविडेंस दी जा सकती है। सेकेंडली जो सूट फॉर जिस डैमेजेस के लिए जो सूट फाइल किए जाते हैं उनमें उनको असेस करने के लिए कैरेक्टर की एविडेंस दी जा सकती है, वो कोर्ट उसको कंसिडर करेगी, वो रेलेवेंट होगी। अब आते हैं क्रिमिनल साइड पे कि क्रिमिनल केसेस में क्या कैरेक्टर रेलेवेंट होता है या नहीं होता। आर्टिकल 67,
इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट। हेडिंग की ये है आर्टिकल 67 की। सिविल केसेस में जनरल रूल तो था कि कैरेक्टर रेलिवेंट ही नहीं है, बट क्रिमिनल केसेस में यहाँ पे हेडिंग में ही कह दिया गया कि प्रीवियसली अगर किसी एक्यूज़ का कैरेक्टर गुड रहा है, उसका अच्छा कैरेक्टर था, तो वो रेलिवेंट होगा, उससे रिलेटेड एविडेंस दी जा सकती है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट, यानी एक्यूज़ अपने फेवर में अपने प्रीवियस गुड कैरेक्टर की एविडेंस दे सकता है, लेकिन ये कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होती। ये नहीं हो सकता कि एक अक्यूज़ ने अगर एविडेंस दे दी है कि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसने प्रूव भी कर दिया, तो उसको इक्विट कर देना है। नहीं, डिसाइड तो केस एविडेंस पे ही होगा जो उस केस से रिलेटेड है। बट यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर जो है वो रेलिवेंट होगा, वो अब उससे रिलेटेड एविडेंस दे सकता है, लेकिन वो प्रीवियस गुड कैरेक्टर कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट ने उस केस के फैक्ट्स के हिसाब से ही चलना है। हाँ, एज ए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस इसको कोर्ट कंसिडर कर सकती है, बट ये अब यहाँ पे अगर हम कानून शहादत की बात करें तो यहाँ पे प्रीवियस गुड कैरेक्टर एक्यूज़ का हमेशा रेलिवेंट होता है। आर्टिकल 68 प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। आर्टिकल 67 में क्लियर कह दिया था कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, बट प्रीवियस बैड कैरेक्टर जो है वो इररेलेवेंट होता है। वो नहीं, आप एक्यूज़ अपने अगर अच्छे एक्यूज़ का गुड कैरेक्टर तो रेलिवेंट है, पर बैड कैरेक्टर उसका रेलिवेंट नहीं होता। कि ये नहीं हो सकता कि प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करना शुरू कर दे कि जी इससे पहले इसने ये कुछ काम किए हैं, इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, इसको सज़ा दो, आप इसने ये काम किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ रिप्लाई में हेडिंग ही थी प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। रिप्लाई में अगर तो एक्यूज़ कह रहा है अपना गुड कैरेक्टर शो कर रहा है, तो उसके रिप्लाई में प्रोसिक्यूशन बैड कैरेक्टर उसका प्रूव कर सकती है, फिर रेलिवेंट होगा, अदरवाइज नहीं। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फैक्ट दैट एक्यूज पर्सन हैड अ बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट। स्ट्रेट वे कह दिया है कि एक्यूज का बैड कैरेक्टर था, वो इररेलेवेंट होगा, उसको देखा ही नहीं जाएगा, अनलेस एविडेंस हैज़ बिन गिवन दैट ही हैज़ अ गुड कैरेक्टर इन विच केस इट बिकम्स रेलिवेंट। लेकिन अगर एक्यूज़ आके अपना गुड कैरेक्टर प्रूव करना शुरू कर दे, वो ये एविडेंस दे दे कि मेरा तो पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं बड़ा अच्छी मेरी रेपुटेशन है, मैंने आज तक कोई मुझे सज़ा नहीं हुई, तो इस सिचुएशन में उसके बैड कैरेक्टर से रिलेटेड प्रोसिक्यूशन जो कंप्लेनेंट है वो भी एविडेंस दे सकते हैं। अगर इन रिप्लाई दे सकते हैं, वैसे नहीं हो सकता कि प्रोसिक्यूशन आके स्ट्रेट अवे उसके बैड कैरेक्टर पे एविडेंस देना शुरू कर दे, तब वो इररेलेवेंट है। लेकिन अगर एक्यूज़ अपने गुड कैरेक्टर की एविडेंस दे रहा है, तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट आके उसके बैड कैरेक्टर से रिलेटेड एविडेंस दे सकता है। एक्सप्लेनेशन 1, अब इसके साथ दो एक्सप्लेनेशन ऐड की गई हैं इस आर्टिकल में। Explanation 1. This article does not apply to cases in which bad character of any person is itself a fact and issue. यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अगर किसी पर्सन का बैड करेक्टर ही फैक्ट एंड इशू हो, मेन इशू ये चल रहा हो कि इस पर्सन का बैड करेक्टर है, तो वहाँ पे आर्टिकल 68 नहीं अप्लाई होगा, वहाँ पे आप उससे रिलेटेड एविडेंस दे सकते हो। ये ऊपर वाली जो शर्त थी कि बैड करेक्टर इररेलेवेंट है, जब तक वो एक्यूज़ उसको अपना गुड करेक्टर ना शो करे और आप उसको रिप्लाई में ना उसके एविडेंस आप दे सकते हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 में कहा है कि अगर बैड करेक्टर ही इन फैक्ट एंड इशू है, इस सिचुएशन में आप उससे रिलेटेड एविडेंस दे सकते हो उसके बैड करेक्टर की। एक्सप्लेनेशन 2, अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर। सेकंड बात ये बता दी गई है कि अगर जो बैड करेक्टर अगर आप प्रूव कर रहे हो एक्यूज़ का, तो उसमें अगर उसको प्रीवियसली किसी केस में सज़ा या कन्विक्ट हुआ है, तो वो रेलिवेंट होगी। उसके बैड करेक्टर को प्रूव करने के लिए अगर आप उसकी प्रीवियस कन्विक्शन की जजमेंट्स ले आते हो, तो वो रेलिवेंट होगी, उससे उसका बैड करेक्टर प्रूव होगा। सो ये था जी करेक्टर से रिलेटेड कि करेक्टर कब कब रेलिवेंट होता है। सिविल केसेस में आमतौर पे ये रेलिवेंट नहीं है, बट अगर फैक्ट एंड इशू हो तब रेलिवेंट होगा, या डैमेजेस को असेस करने के लिए करेक्टर रेलिवेंट हो सकता है, आप उससे रिलेटेड एविडेंस दे सकते हो। क्रिमिनल केसेस में
जो गुड करेक्टर है वो ऑलवेज रेलिवेंट है, एक्यूज उससे रिलेटेड एविडेंस दे सकता है, बट जो बैड करेक्टर है वो इररेलेवेंट है अनटिल अनलेस कि गुड करेक्टर की एविडेंस दी गई हो। और इसमें प्रीवियस कन्विक्शन और कोर्ट इवन बेल स्टेजेस पे भी प्रीवियस कन्विक्शन वगैरह को देखती है। वो इसके अगर तो प्रीवियस कन्विक्शन हो उस बंदे को तो बेल लेना भी मुश्किल हो जाता है। कोर्ट इस बात को कंसिडर करती है कि इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। एनी हाउ, दिस वाज ऑल अबाउट कैरेक्टर, रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर। जो चैप्टर 3 था वो आज कंप्लीट हो गया है। इसमें सारा हमने सब कंप्लीट कर लिया कि कौन कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे। देखिए, हमें इस चैप्टर की ये बहुत इम्पोर्टेंट, काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है, हमें इसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैंने हर एक सेक्शन की, हर एक आर्टिकल की सेपरेट वीडियोस बनाई हैं और काफ़ी देर लगी मुझे एक एक आर्टिकल की वीडियोस अपलोड करने में। अगर तो हमें रेलेवेंट फैक्ट्स का पता होगा तो ही हम जब क्रॉस करेंगे विटनेसेस को या जब एविडेंस के मरहले आते हैं तो हम ऑब्जेक्शंस वगैरह ले सकते हैं कि ये फैक्ट रेलिवेंट नहीं है, इससे रिलेटेड आप एविडेंस नहीं दे सकते हो। अगर हमें इतने सारे चैप्टर 3 में आर्टिकल्स हैं, अगर हमें इनका पता ही नहीं है तो वहाँ पे ऑब्जेक्शंस जो हमने लेनी होती हैं, रोकना होता है कि इससे रिलेटेड एविडेंस नहीं आप दे सकते, वो हम नहीं कर सकेंगे। सो थोड़ा टफ था या ये चैप्टर 3। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।